नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं दान सिंह रौतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप यूट्यूब पे भी एक बार अपने जो कुंभ का स्नान किया है उसका अनुभव साझा कीजिएगा करके। तो प्रयागराज कुंभ जो चल रखा है इसका उस वहाँ जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ साझा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। तो आज उन्हीं के जो बातें हैं और कुंभ का जो मेरा अपना अनुभव है उसको आप तक साझा कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि कुंभ जो जाने वाले हैं ना उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले ये प्रयागराज का कुंभ जो चल रहा है ये कुंभ 45 दिन का है। आप सभी जानते हैं 45 दिन तक मतलब कोई हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी का कोई ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी करके स्नान करके आना, ऐसा कुछ नहीं। तसल्लीपूर्वक आप फरवरी में भी जा सकते हैं, फरवरी 14, 15, 16, 17 तब, क्योंकि एक तो ठंड कम हो जाएगी, दूसरा आराम से भीड़ तो मतलब अब कम होने वाली नहीं है। भीड़ मतलब पब्लिक और श्रद्धालु कह सकते हैं वो कम नहीं होगी, श्रद्धालु दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे। लेकिन मौसम आपको उस समय बहुत राहत देने वाला है। अभी एक शाही स्नान बहुत जल्द 29 तारीख को आने वाला है और 29 तारीख के शाही स्नान में इस बार मौनी अमावस्या का स्नान है और मौनी अमावस्या के स्नान के दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के लोग मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचने वाले हैं। मेरे अनुमान से तो उस दिन लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन जो है गंगा स्नान करने वाले हैं। जो मेरा अपना आंकड़ा है 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकते हैं। जिस दिन हमने स्नान किया था केवल सुबह के टाइम, ठीक है, तो 25 लाख श्रद्धालुओं ने एक साथ स्नान किया था। 25 लाख श्रद्धालु जब निकलते ना, मतलब ये अखाड़ों की जब नहाने के लिए निकलते हैं, तो हम तो थे जूना अखाड़ा से और हमारा था जूना अखाड़ा और आह्वान अखाड़ा एक साथ निकला था। तो उस समय 25 लाख लोगों ने एक साथ स्नान किया था। जो 25 लाख लोग एक साथ निकले थे। कुंभ स्नान अगर आपको शाही स्नान करना है, शाही स्नान करने के दौरान ना मेरी मतलब ख़ास तौर पे बड़े बुजुर्ग लोगों से अपनी ही मतलब विनती है, निवेदन है कि वो कृपया शाही स्नान से थोड़ा दूरी बना के रखें। शाही स्नान बुजुर्गों के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ तक कि बहुत धक्का मुक्की होती है उस दौरान और बुजुर्ग लोग कर नहीं पाएंगे शाही स्नान। हाँ, युवा है, शरीर में जान है, तो उसके लिए शाही स्नान करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय ना जो धक्के पड़ते पीछे से, जो लहरें पड़ती है ना, वो आगे पीछे इंसान को गिरा भी सकती है और गिर गया कोई अगर वहाँ पे अकस्मात, तो उसके ऊपर से लाखों की पब्लिक निकलेगी, उठ नहीं पाएगा वो उस दौरान। बहुत भीड़ होती है, बहुत 25 लाख लोग लगा लीजिए, कम नहीं होते हैं। तो आपको कुंभ के दौरान शाही स्नान करना है तो शाही स्नान के दौरान आपको मतलब एक्टिव होना चाहिए। और दूसरा, शाही स्नान के दौरान अपने कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पास ना रखें, जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर चैन चून होगी, और ये चीज़ें अपने पास नहीं होनी चाहिए। सोने की चैन यानी कि आप वहाँ पे जाइए तौलिया और एक गमछा लपेट के, बस वहाँ पता है आपको, जब आप तौलिया होलिया कहीं भी किसी को दोगे या वो भी आपको नहीं मिलेगा, आपको गीले कपड़े में ही जो है वापस आना पड़ेगा जहाँ पे आप ठहरे हो वहाँ तक। वहाँ क्योंकि जिस दिन मौनी मतलब ये शाही स्नान होते हैं उस दिन कोई अगर बिछड़ गया तो आपको 2-3 घंटे से पहले तो मिलेगा नहीं किसी भी हालत में। लाख कोशिश कर लीजिए, लाख मतलब प्रयास कर लीजिएगा। अब करते हैं टाइम टू टाइम मतलब टॉपिक बात कि कुंभ जाने के लिए करना क्या क्या है। कुंभ जाने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप 5-7 लोग एक साथ जाइए और एक साथ जाके आप एक छोटी गाड़ी बुक कर लीजिएगा, या फिर आप रेल में जा रहे हैं तो रेल में जाइए, या आप वॉल्वो की बस में जा रहे हैं तो वॉल्वो की बस में जाइए प्रयागराज तक। वहाँ तक एक झूसी रेलवे स्टेशन है, वहाँ का भी टिकट ले सकते हैं। झूसी रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे है प्रयागराज का जो ग्राउंड है ना, लेकिन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बहुत सारे ई रिक्शा मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, बहुत सारे
अन्य संसाधन मिल जाएंगे जो आपको प्रयागराज के ग्राउंड तक ले जाएंगे। ग्राउंड में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना। ग्राउंड तो पूरा मतलब मेरे ख्याल से 75 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वो 25 सेक्टरों में डिवाइड है पूरा प्रयागराज महाकुंभ, 25 सेक्टर में। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वहाँ जाने के लिए आराम से आप जा सकते हैं। अगर 4-5 लोग जा रहे हैं एक साथ तो आपको थोड़ा मनोरंजन एंटरटेन भी होगा आपका, और साथ में आपके सामानों की देखरेख भी होगी। अगर कोई गंगा में नहा रहा है तो दूसरा आदमी उसका बैग पकड़ सकता है, और या फिर साथ साथ गपशप मारना होता है, बहुत चीज़ होती हैं, तो वो सब एक साथ हो सकती हैं। मैं तो अपने ग्रुप में अकेला था, लेकिन दोस्त बन गए थे। मेरे दोस्त MP से बन गए थे और गुजरात से बन गए थे। लेकिन एक ख़ास बात मैंने प्रयागराज में ये देखी ना, जैसे हम उत्तराखंड वाले जो यहाँ मतलब महात्मा होते हैं उनको बोलते हैं बापू, ना हम बोलते हैं मतलब बाबा जी। तो MP मध्य प्रदेश वाले और गुजरात वाले बाबा जी को बोलते हैं बापू। तो पहले तो मैं समझ नहीं आया बापू बोल किसको रहे हैं। हम तो बापू अपने पापा को बोलते हैं, मतलब बापू करके वो बापू बोलते हैं। जैसे उनका आसाराम बापू ना, वैसे बापू बोलते हैं। तो वहाँ महात्मा जी को मतलब बापू बोला जाता है। मैं समझा नहीं 2-4 दिन तक, लेकिन मेरे दोस्त बन गए थे वो गुजरात और MP के अच्छे खासे, और उन्होंने मुझे बहुत मदद की मतलब कुंभ स्नान में। एक तो हम जहाँ जाते थे साथ जाते थे, फिर वो रात को दिन में जब भी हमें कहीं जाना होता था अखाड़ों में चले जाते थे, और फिर वहाँ के जितने साधु संत थे उनके साथ जान पहचान बन गई थी। और फिर हमारे जो इधर से उत्तराखंड से साधु संत थे उनके साथ मेरी जान पहचान थी। तो हमारा मतलब डोर टू डोर जाना वहाँ लगा रहा। डोर टू डोर मतलब समझिए कि वहाँ पे लगे हैं कैंप, लगे हैं कैंप टू कैंप जाना, मतलब आसान हो गया। जिनको वो जानते थे कुछ को हम जानते थे, तो मतलब आराम से होगी, मतलब वहाँ उठना बैठना जाना इधर उधर सब कुछ हो गया। तो आपको प्रयागराज जाने के लिए सबसे पहले जब आप अपने घर से स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले आपको अपना कोलगेट ब्रश, साबुन, तौलिया और अपना पावर बैंक, और साथ में एक कंबल या कंबल रखना है। अगर आपको तकिया की आदत है तो तकिया भी एक साथ में लेके चलें। प्रयागराज में आपको कोई भी रूम उपलब्ध नहीं मिलेगा इस कुंभ के दौरान, तो ख़ास तौर पे पहले से वहाँ पे मतलब लोगों ने 2-2 महीने के लिए रूम बुक करके 2-2 महीने के लिए, क्योंकि होता है ना, जैसे मैं जा रहा हूँ, फिर जैसे मैंने वहाँ रूम ले रखा है, मेरा रूम मतलब वहाँ पे अभी 60,000 का रूम चल रहा है लगभग मान के चलो। तो मैं फिर अपने दोस्तों को रूम को भेजते रहूँगा वहाँ पे, वो फिर 5-5 हज़ार का डिवाइड करते करते उससे हो जाता है। तो इस प्रकार का वहाँ पे चलता है, सारे रूम वहाँ पे बुक हैं। यहाँ तक कि प्रयागराज से इलाहाबाद तक 150 किलोमीटर की दूरी तक आपको कोई भी रूम उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे कोई भी नहीं, कुछ भी रूम नहीं है, कुछ भी जो आप सोच रहे हैं ना कि हम खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, रूम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। किसी भी हालत में आपको वहाँ पे रूम नहीं मिलेगा, लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो इससे सबसे अच्छा है कि बेटर है आप अपने किसी महात्मा को जानते हैं, बाबा जी को जानते हैं, जो नागा साधु हो या फिर आह्वान अखाड़े वाले हो या फिर जूना अखाड़े वाले हो या फिर कोई अन्य अखाड़े वाले हो, मतलब जिनके वहाँ अखाड़े लगे हैं, तंबू लगे हैं। अगर वो हैं तो उनके साथ संपर्क कीजिएगा, आपको उनके तंबू में जाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए व्यवस्था हो जाएगी, और सब कुछ व्यवस्था वहाँ पे हो जाएगी। उनके तंबू में चार्जिंग की व्यवस्था भी हो जाएगी। मैं पावर बैंक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पावर बैंक में ले जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ना दिन में लाइट नहीं रहती है। प्रयागराज जो महाकुंभ हो रहा है परिसर के अंदर, आपको दिन में लाइट कहीं भी नहीं मिलेगी। तो प्रयागराज में आप है ले जाने की बात, तो ले जाने के लिए आपको ये चीज़ें ले जानी है। और दूसरा फिर वहाँ पे आपको जब आप प्रयागराज पहुँच जाते तो वहाँ पे खाने की तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आएगी रहने की। मैंने आपको बता दिया कि आप किसी न किसी साधु के संपर्क में आ जाइएगा और उनके अखाड़े में आप रह सकते हैं, और रात को वहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। और अगर वन डे आपका ट्रिप बनता है, वन डे में तो आप सीधा बोल दीजिए कि संगम जाना है। जो भी ऑटो रिक्शा में आप जा रहे हैं, संगम में जाके आप स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद तुरंत बाद थोड़ा उधर घूम घाम के आप शाम की ट्रेन में वापस आ भी सकते हैं। अगर आपको वन डे ट्रिप बनता है कि एक दिन में ही जाना है और आना है। अगर 3-4 दिन रुकना है तो वहाँ पे आप साधु संतों के साथ जाइए और वहाँ पे उनके उसमें सानिध्य में रहिए, उनके टेंट में रहिए। अगर आप वैसे भी नहीं करते, आपके पास नाइट कैंप की सुविधा है, नाइट कैंप में जाते हैं आपके पास, तो अमूमन आपके पास अपने टेंट होंगे, छोटे छोटे टेंट, तो आप अपना टेंट कहीं पे भी लगा सकते हो। उधर आसपास में आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। अपना टेंट लगाइए, अपने टेंट के अंदर अपना कंबल बिछा के वहाँ पे आप रह सकते हैं आराम से। फिर बात आती है कि वहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं या किसी प्रकार की ये हो रहा है अनहोनी हो रही है करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे शासन प्रशासन बहुत मुस्तैद है और चोरी होरी का तो कोई डर नहीं है।
और किसी प्रकार की कोई मतलब अभद्रता आपके साथ नहीं होगी यहाँ पे प्रयागराज में, किसी प्रकार की नहीं। अगर किसी को आप छेड़ोगे तब तो फिर सामने वाला भी आपके साथ वैसे बिहेव करेगा जैसे आप करोगे। मतलब पत्थर पे पत्थर मारोगे तो पत्थर मतलब उछलेगा उछलेगा, ठीक है। तो आप मतलब आप सही हैं तो आप जग सही है, ये समझ लीजिएगा। और फिर बात आती है खाने पीने की। खाने पीने की तो वहाँ पे जगह जगह पे लंगर लगे हैं और खाने की व्यवस्था भरपूर है। आपको खाने में किसी प्रकार का पैसा खर्च नहीं करना है। आपको वहाँ पे अगर करना भी है पैसा खर्च तो आपको हर कोई चीज़ वहाँ पे रेट टू रेट मिलेगी। ये नहीं कि कोई आपके साथ मतलब मिसबिहेव कर रहा है या आपसे अधिक पैसा ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, रेट टू रेट मिलेगा। फिर आता है कि प्रयागराज में देखने के लिए लायक क्या है। देखने के लायक वहाँ पे सबसे बढ़िया है वहाँ पे त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम पे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, तो वहाँ पे जाके आप त्रिवेणी संगम पे जाके आराम से स्नान कीजिएगा। और सबसे बढ़िया वही है, त्रिवेणी संगम सबसे बड़ा फेमस भी है, और वहाँ जाइएगा। आप वहाँ ये मत ढूंढिए कि मोनालिसा कहाँ पे है या फिर IIT वाले बाबा कहाँ पे हैं, वो उनको खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। उनके अलावा भी आपको वहाँ पे लाखों साधु संत ऐसे मिल जाएंगे जो एक से एक विद्वान हैं और काफ़ी मतलब प्रसिद्ध हैं। उनके उसमें जाएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा मोनालिसा और IIT बाबा को छोड़ के, क्योंकि मीडिया तो वही दिखाती है ना। मीडिया को तो मतलब अच्छी चीज़ तो दिखाती नहीं, मीडिया दिखाती है आँख नाक कान किसके अच्छे हैं वो दिखाती है। तो आप उसके चक्कर में ना पड़ के आप अच्छी चीज़ देखने की वहाँ पे खोज कीजिएगा। फिर आता कि प्रयागराज में मतलब संगम किन किन दिनों में है, तो अभी तो एक है 29 तारीख को, उसके बाद है 3 तारीख को, उसके बाद आएगा शिवरात्रि का स्नान। वो मेरे ख्याल से फरवरी के लास्ट में एंडिंग में है, तभी मतलब महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। तो ये आपके 3 शाही स्नान आएंगे। और इसके अगल बगल अगर आप आते हैं शाही स्नान के आसपास आते हैं तो आपको वहाँ पे संगम के किनारे सब खाली मिलेंगे और आप आराम से घूम फिर भी सकते हैं आराम से। अगर आपको शाही स्नान ही करना है तो फिर आप इन दिनों में आके शाही स्नान कीजिएगा। और रहने खाने की मैंने कह दिया कि, और रहने खाने पे अगर फिर आपको दिक्कत भी कहीं पर आती है, इश्यू आता है कुछ, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मेरा अगर आप ऊपर से देखेंगे तो मेरा मोबाइल नंबर आएगा वहाँ पे, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी रहने खाने की व्यवस्था भी करवा दूँगा। जहाँ पे हमारे MP वाले महाराज जी यहाँ पे सुरेश गिरी महाराज जी, तो उनके वहाँ आप रह सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत या इश्यू आपको नहीं आएगा। और क्या है बताने के लिए वहाँ पे, बताने के लिए यह है कि आप जाइएगा जहाँ आप ठहरते हैं या खाते हैं या रहते हैं, उन साधु संतों को जब आप वापस आएँ तो थोड़ा बहुत चढ़ावा जो भी करना है वहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी किसी साधु संत को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत साधु संत ना पाखंडी और बेकार घूम रहे, मतलब जो कहेंगे कि भोले की कृपा आप पे बनी रही, ये हो दुनिया भर के धूम नकड़ा, तो उनसे बच के रहिएगा। हाँ, यह है कि अगर आपकी इच्छा है, आपका पॉकेट मनी सही है, तो आप दे सकते हैं, हेल्प करने में किसी की कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके श्रद्धा के अनुसार आप किसी को भी कुछ चढ़ावा कीजिएगा, लेकिन जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ चढ़ावा जरूर कीजिएगा। क्योंकि ना वहाँ पे अभी मतलब मेन समस्या मेरी नज़रों में क्या है ना, कि लकड़ियाँ बहुत महंगी हैं वहाँ पे, 10 रुपये किलो लकड़ियाँ बिक रही हैं। तो साधु संतों के जो है ना वो हमेशा धुने जलते रहते हैं। तो एक साधु अगर 10 किलो मतलब 100 किलो लकड़ी भी जला रहा है पर डे की, तो 1000 रुपये तो लकड़ी के चाहिए। तो वो चीज़ें भी बहुत दुखद है। आप लोग थोड़ा बहुत जहाँ जा रहे हैं धुने जल रहे हैं, तो वो धुने में आप लकड़ी चढ़ावा कर सकते हैं, लकड़ी खरीद के भी चढ़ावा कर सकते हैं, या फिर उनको आप लकड़ी के पैसे भी दे सकते हैं, वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। तो ये होगी मेरी प्रयागराज महाकुंभ की बात। आप जाइएगा। तो यहाँ जैसे मेरा गांव उत्तराखंड में है, तो मेरे यहाँ से जो घर से है 800 किलोमीटर दूर था, और 800 किलोमीटर दूर में गाड़ी के लिए आप समय आपको चाहिए लगभग ये मान के चलो कि लगभग 16 घंटे के आसपास चाहिए पहाड़ से वहाँ जाने के लिए। दिल्ली से भी मेरे ख्याल से 800 किलोमीटर है, तो आप 20-25 घंटे की आपकी जर्नी होगी, 20-25 घंटा जाना, 20-25 घंटा आना होगा, और 1600 घंटा आना जाना हो जाएगा, ठीक है, 1600 किलोमीटर। इसके अलावा आप जब वहाँ से आते हैं प्रयागराज से, तो आप चले जाइएगा वहाँ से सीधा काशी विश्वनाथ चले जाइएगा। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद सीधा आप चले जाइएगा अयोध्या भी वहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पे है। अयोध्या जाने के बाद आप घूमते फिरते आएंगे तो नीम सारण महादेव आपको सीधा लखनऊ के आसपास सीतापुर हाँ सीतापुरी में मतलब आपको नीम वो मिल जाएंगे, नैमी शरण का दर्शन भी हो जाएंगे। ये ट्रिप रहेगा आपका ज़बरदस्त और बढ़िया, बिल्कुल महादेव की कृपा आपके पास बनी रहेगी। तो आप दर्शन करने जरूर जाइएगा, प्रयागराज नहा के आइएगा, क्योंकि अगला जो महाकुंभ आएगा ना प्रयागराज में 144 साल के बाद आएगा। और ऐसे दर्शन केवल सौभाग्यशाली को ही हो पाते हैं।
और ये दर्शन हर किसी के बस की भी बात नहीं है। तो जाइएगा, आपके पास बजट सही है तो 20,000 में आराम से आप घूम फिर के आ सकते हो। 20,000 तो मैं अधिकतम कह रहा हूँ, मतलब मिनिमम 15,000 10,000 में भी आप घूम फिर के आ सकते हो। अगर आप 5,000 में, यहाँ 5 लोग जा रहे हैं तो 25,000 में कोई भी गाड़ी वाला चले जाएगा, और बाकी 5,000 आपका वहाँ पे थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा लग ही जाएगा। 10,000 में भी घूम सकते हो। 20,000 में अधिकतम कह रहा हूँ कि अधिकतम 20,000 में आप आराम से घूम फिर के आ सकते हो। तो कर दे अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि, हर हर महादेव। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे कल यानी कि नई वीडियो में, तब तक के लिए पहला प्रणाम।